माइकल सैंडेल अमेरिकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि पिछली 3-4 दहाइयों में हमारा माशरा मार्केट इकॉनमी से मार्केट सोसाइटी बन चुका है। क्या कुछ ऐसी अशिया नहीं होनी चाहिए जो पैसे से ना खरीदी जा सकें? जब एक माशरे में हर शय पैसे से खरीदी जा सके तो इसे मार्केट सोसाइटी कहते हैं। मेरा आज का टॉपिक है मनी मार्केट, जो कि रिस्पेक्टेड टीचर गुलनाज हमीद की तरफ से पीएचडी कोर्स वर्क के पहले सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया। अपने आज के मुकम्मल टॉपिक को कवर करने के लिए मैं इन बुक्स को फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 1, मैक्रो इकोनॉमिक्स 18th एडिशन रिटन बाय बेर्नान के। नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स 8th एडिशन रिटन बाय स्टैनली फिशर। मेरी आज की प्रेजेंटेशन का एजेंडा है, इस टॉपिक में शामिल होने वाले दोनों अल्फाजों की अलग-अलग वजाहत करूँ। मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या है, इसकी शेडो मार्केट क्या है, दूसरी मार्केट के साथ इसका लिंक क्या है, और मनी के सोर्सेज, फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस और कंपोनेंट्स क्या हैं। यहाँ तक आधा लेक्चर होगा। फिर आगे बढ़ते हुए मैं मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम बयान करने के लिए दो साइड्स लूँगा, मनी सप्लाई लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मनी डिमांड। दोनों साइड्स के फैक्टर्स बयान करने के, इन दोनों को इक्वल करके ऐसा प्राइस लेवल सेट करना जो मनी सप्लाई और डिमांड के प्रोपोर्शन हो। दरअसल मेरी आज की कोशिश का महाहासिल भी यही है। सब कुछ आसान है मास वाई मनी डिमांड की थ्योरीज़ के, जिसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस पर आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। मार्केट वो सिस्टम, अदारा, तल्लक या जगह है यहाँ लोग रकम या चीज़ों के बदल में अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेते देते हैं। इसमें सेलर्स, बायर्स और कोई एक चीज़ हिस्सा लेते हैं और डिमांड व सप्लाई के ज़रिए कीमतें सेट होती हैं। शैडो मार्केट में चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन उस लेवल और तरीके से नहीं होती जैसा कि मार्केट में। जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में शैडो मार्केट की मिसाल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं। इसमें बैंकिंग के बाद ब्रांचलेस बैंकिंग और फिर बैंकलेस इकॉनमी का तख़य्युल भी मुतारफ़ हो रहा है। ब्लैक मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग और नजायज़ चीज़ों का लेन देन या जायज़ चीज़ों का नाजायज़ तरीके से लेन देन आता है। चुनांचे शैडो मार्केट और ब्लैक मार्केट में वाज़ेह फ़र्क है। फाइनेंशियल मार्केट्स में कैपिटल, बॉन्ड, स्टॉक और मनी मार्केट शामिल हैं। ब्लैंकेट टर्म वो होती है जिसका इतलाक़ ग्रुप्स पे होता है। चुनांचे फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है यहाँ करेंसी, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और शेयर्स का दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के दरमियान लेन देन होता है। जैसा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची स्टॉक एक्सचेंज। इन मार्केट में इम्तियाज़ समझने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट के फ़र्क और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के फ़र्क को समझना पड़ेगा। इसी तरह रिस्क रिवार्ड का मुवाजना भी ज़रूरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए इंडेक्स्ड लोन का कंसेप्ट है, जिसमें आइंदा अदा की जाने वाली रकम को आइंदा कीमतों के उतार चढ़ाव के साथ लिंक किया जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि सरमायादार अपने मुख्तलिफ फाइनेंशियल एसेट्स को ऐसे मैनेज करता है कि जिसमें वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट के मस्ताक। मनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मुराद मनी की इन्फ्लेशन, यानी मनी हमेशा लिक्विड होती है और ये लो रिवार्डेड होती है। अगर इससे फिजिकल एसेट खरीदा जाए तो इस पर ज़्यादा रिवार्ड होता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी को IM और नॉमिनल रेट को I, जबकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन फैक्टर को शामिल करके R से डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द मनी इज टर्न्ड ओवर इज कॉल्ड वेलोसिटी। इन्हीं कंसेप्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे ये इक्वेशंस हल करते हुए हम मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वलाइज करके मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। इक्विलिब्रियम पर जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मनी है क्या और ये दुनिया क्यों पैसा पैसा करती हुआ है, क्यों पैसे पे तो मरती है। क्योंकि पैसा किसी भी चीज़ को ख़रीदने के काम आता है। ये करेंसी नोट्स फुल लिक्विड होते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन इसकी वैल्यू को दिन ब दिन कम करता चला जाता है। जिनके पास फिजिकल एसेट होते हैं वो रातों रात अमीर हो जाते हैं, और जो लोग पैसे के शौकीन होते हैं वो दिन ब दिन गरीब होते चले जाते हैं। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी। M1, जिसमें शामिल है करेंसी नोट्स, ट्रैवलर चेक्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स है, इसको बैंकों के अंदर कासा बोला जाता है। कासा से मुराद है
के चेकिंग अकाउंट्स। और जो ट्रैवलर चेक्स है, ये करेंसी नोट्स के तौर पर भी काम आते हैं, और अगर इसके ऊपर चेक की तरह बीरर का नाम लिख दिया जाए, तो फिर ये चेक के भी काम आते हैं। तो नोट्स और ट्रैवलर चेक्स में ये फ़र्क है कि नोट्स के ऊपर बीरर का नाम नहीं लिखा जा सकता, जबकि ट्रैवलर चेक के ऊपर किसी बीरर का नाम लिख के उसके अकाउंट में डिपॉज़िट होके ये चेकिंग अकाउंट का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो और ये M1 का हिस्सा है, और ये फुली लिक्विड है, और लिक्विड ही की तरतीब से हम M2 M3 की तरफ जाएँगे, कि जो M1 है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M2 उससे कम लिक्विड है, M3 उससे कम लिक्विड है, और जो लास्ट कंपोनेंट है वो सबसे कम लिक्विड है। तो जो M2 है उसके अंदर है MMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसा एक पूल बनाया जाता है कि जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो आपस में मिलकर चेकिंग अकाउंट्स के लिए पूल बनाती है, और इसमें नॉर्मली एक माह के अंदर 2 चेक ड्रा किए जा सकते हैं, और ये MMF है। प्लस MMDAs, ये जो मनी म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके जब बैंक अपने अंदर अकाउंट खोल लेती है, यानी जो बैंक्स के अंदर MMF होगा वो MMDA कहलाएगा। यानी ऐसा पूल बनाया जाएगा कि जिसके अंदर से 2 चेक्स ड्रा किए जा सकते हैं। प्लस टर्म डिपॉज़िट से मुराद है कि कुछ अरसे के लिए पैसे को फ़िक्स किया जाता है। प्लस सर्टिफ़िकेट जैसे जैसे कि इन्वेस्टमेंट सर्टिफ़िकेट्स होते हैं। तो ये M2 जो है M1 से इसलिए कम लिक्विड होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ चेक्स की तादाद रख दी गई है। और इसी तरह जो M3 है उसके अंदर रीपर्चेज़ एग्रीमेंट्स हैं, प्लस यूरो डॉलर अकाउंट्स हैं, प्लस लार्ज नॉमिनेशन टर्म डिपॉज़िट्स हैं, प्लस इंस्टीट्यूशनल MMFs हैं। यानी जो M2 था उसके अंदर इंडिविजुअल्स लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन M3 के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल्स के फंड्स पास होते हैं वो भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इसका जो M3 का फर्स्ट कंपोनेंट है रीपर्चेज एग्रीमेंट, वो तो हम समझ सकते हैं कि जो बैंकें हैं वो क्लाइंट के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि आज इस कैश पे उनको उनको उनके साथ उनकी बुकिंग की जा रही है, और फिर नेक्स्ट फ्यूचर टाइम के ऊपर उनके साथ प्रॉफिट कर उनको प्रॉफिट दे के उसके जो एग्रीमेंट होगा वो रीपर्चेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह यूरो डॉलर अकाउंट्स हैं कि उनकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी उसके मुताबिक फिर उनको रिटर्न किया जाता है। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो एल, यानी उसके अंदर सेविंग बॉन्ड्स आते हैं, बैंकर्स एक्सेप्टेंस आती हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडी सिक्योरिटीज़ आती हैं। अब जो सेविंग बॉन्ड्स हैं वो तो आप समझते हैं जो एल का पहला कंपोनेंट है, और जो दूसरा बैंकर्स एक्सेप्टेंस है ये जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो उसके अंदर जो एलसी खुलती है, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह खोला जाता है, उसके अंदर बैंक ये एक्सेप्ट करती है अपनी पार्टी के बिहाफ़ पे अगली पार्टी की जो बैंक है उसके साथ उसको एक्सेप्टेंस देती है कि इसकी पेमेंट मैं करूँगा। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसके बदले में जो पेमेंट्स होनी होती हैं वो बैंक जो है वो एलसी इशू करके एक्सेप्टेंस देती है, और उसके बदले में जो पैसे हैं वो क्लाइंट के अपने पास रखती है। दूसरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मनी। एम इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एल, यानी सप्लाई साइड हो या मनी साइड हो, लेकिन टोटल इकॉनमी के अंदर मनी है कितनी उसकी अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम जो ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा लिक्विड था यानी M1, और उसके बाद जो लिक्विड था M2, और उसके बाद जो लिक्विड था M3, और जो सबसे कम लिक्विड था यानी एल, उन सब कंपोनेंट्स को जब जमा कर लेते हैं तो वो टोटल मेजरमेंट ऑफ मनी होती है। और नेक्स्ट जो है वो फंक्शंस ऑफ मनी है। इसमें जो पहला फंक्शन है मनी का वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी इसको पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेमेंट्स के लिए जब मनी को इस्तेमाल किया जाता है तो उससे स्पेशलाइजेशन आती है, क्योंकि अगर मनी मौजूद ना हो तो फिर मुझे अपनी जो भी फील्ड है उसके साथ साथ अपने कपड़ों की सिलाई, अपने बालों का जो कट, और अपनी दूसरी ज़रूरियात की तरफ भी देखना पड़े, मुझे खुद से बहुत से काम करना पड़े, और उसके करने की वजह से मेरे अंदर स्पेशलाइजेशन ना आए। या फिर अगर मैं ना भी करूँ, बार्टर सिस्टम भी करूँ, तो फिर भी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो आज का लेक्चर है इकोनॉमिक्स का वो मैं किस नई को सुनाऊँ और वो उसके बदले मेरे बाल काट दे, या इसी तरह से सो ऑन। तो जो ये मनी है वो जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है तो फिर हम इससे स्पेशलाइजेशन पैदा होती है। नंबर 2 पे स्टोर ऑफ वैल्यू, कि ये ऐसे ही जैसे सोशल स्टेटस होता है कि जितनी मनी हमारे पास होती है उससे वैल्यू का पता चलता है, और हम उसको बचा के रखते हैं, जमा करते हैं। अगर सोचिए कि करेंसी की जगह पे आइसक्रीम हो तो वो तो पिघल जाए और उसकी स्टोर वैल्यू का कोई कंसेप्ट बाकी ना रहे। तो मनी जो है, जो करेंसी होती है और जो मनी किसी भी शेप में होती है, जो ऊपर हमने सारे कंपोनेंट डिस्कस किए हैं,
उससे जो वैल्यू है वो भी स्टोर होती है। और नंबर 3 पे है यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी एक बुनियादी इकाई है किसी भी चीज़ के बेनिफिट को मेज़र यूटिलिटी को मेज़र करने का। इफ़ आई एम पेइंग 100 रुपीज़ फॉर 1 डज़न बनानास, तो उसमें मुझे पता है कि मुझे 100 रुपये के बदले में उतनी यूटिलिटी इससे मिल रही है। तो जो मनी है वो यूनिट ऑफ अकाउंट का काम भी सर अंजाम देती है। और हम किसी भी चीज़ से हासिल होने वाली यूटिलिटी की इकोनॉमिक वैल्यू को मनी के यूनिट्स के ज़रिए से मेजर कर सकते हैं, और हमें आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि इस चीज़ की इतनी पैसे हमने अदा करने हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हैं, यानी जो आज हमने लोन लिया है या आज हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, उसकी अदायगी अगर हमने बाद में फ्यूचर में कहीं करनी है तो उस वक्त मनी की वैल्यू क्या होगी। इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर इसमें इंडेक्स्ड लोन होते हैं कि जो लोन आज हम ले रहे हैं उसकी रकम को तय नहीं किया जाता कि कल वो कितना कितना वापस करेंगे, बल्कि उसको लिंक कर दिया जाता है इन्फ्लेशन रेट के साथ कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो वही रकम ज़्यादा मकदार में अदा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो जो आज हमने रकम ली है वो कम की मकदार में अदा करनी पड़ेगी। यानी जो इंडेक्स्ड लोन होते हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू को और फ्यूचर पेमेंट को फिक्स नहीं किया जाता। तो ये सारा कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का, यानी जो रकम है, जो करेंसी है, जो मनी है, वो बेसिकली ये भी एक फंक्शन अदा करती है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी तैयार करती है। फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल एसेट्स का, जिसके अंदर मनी है एक जो फाइनेंशियल एसेट है, और दूसरी टाइप का नॉन मनी फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो जो मनी है उसको डिनोट किया जाता है सिंपल एम के साथ, और इसकी मेजरमेंट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आई एम है, और जो नॉमिनल मनी है उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल आई है। और इसी तरह से जो नॉन मनी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको एन एम के साथ डिनोट किया जाता है, और उनको जो मेजरमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ किया जाता है, जो कि आर के साथ इसको डिनोट किया जाता है। तो डिफरेंस क्या है, यानी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिंपल आई का, बेसिकली इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि जो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ इक्वल टू आर प्रॉफिट प्लस यानी इन्फ्लेशन रेट। तो जो आई प्रॉफिट है वो इक्वल होता है आर प्लस इन्फ्लेशन रेट के। तो इसी तरह से अगर आप रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना चाहते हैं तो वो आई माइनस इन्फ्लेशन रेट के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो तरह की टाइप्स हैं फाइनेंशियल एसेट्स की, यानी एक मनी एसेट्स हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो नॉन मनी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिसको हम एनएम के साथ डिनोट करते हैं। और जब हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसी वक्त हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को, यानी स्मॉल एम है जिसको हम इंडिविजुअल की मनी डिमांड बोलेंगे स्मॉल एम डी को, और जो ओवरऑल सोसाइटी की जो मनी डिमांड होगी उसको हम एम डी के साथ डिनोट करेंगे। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। मनी को सेल्फ समझ लेने के लिए बात हम जो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे मनी डिमांड को रखेंगे और राइट साइड पे मनी सप्लाई को रखेंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो मनी सप्लाई है उसके सोर्सेज क्या हैं हम उसको देखेंगे। इसमें हम ओपन मार्केट सेल्स होती हैं और ओपन मार्केट परचेजेज होती हैं, और इन दोनों को मिला के ओपन मार्केट फंक्शंस का नाम देते हैं। तो ओपन मार्केट सेल जो है मरकज़ी बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचकर इसके बदले वहाँ से पैसा गवर्नमेंट के खजाने में इकट्ठा कर लेती है, चुनाचे मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसके बरक्स ओपन मार्केट परचेज़ के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को मार्केट से ख़रीदा जाता है और इसके बदले में पैसा मुहैया किया जाता है। तो इस तरह से जो मनी सप्लाई है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, यानी ओपन मार्केट जो परचेज़ है उससे मनी मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है। और इन दोनों को, यानी ओपन मार्केट सेल्स और परचेज़ को मिलाकर ओपन मार्केट का फंक्शन कहते हैं। तो ये एक मेन सोर्स है मनी सप्लाई का मार्केट के अंदर। इसी तरह से जो दूसरा सोर्स है वो शेयर इशूड बाय द फर्म्स हैं, यानी बिल्कुल इसी तरह मनी सप्लाई का जो फर्म्स भी यही काम करती है कि अपने शेयर्स ओपन मार्केट में सेल या परचेज़ करती है और उससे मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाती है। जो तीसरा सोर्स है वो है गोल्ड टू बी माइंड, यानी कान को नहीं करके सोने के ज़खायर को बढ़ाकर भी मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। ये तो थे सोर्सेस। अब हम मनी सप्लाई के फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो वही है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और दूसरा जो है रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी जो स्टेट बैंक है वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कहती हैं कि अगर आप लोन देना चाहते हैं तो उसका 10% अपने पास रखेंगे बैंक के अंदर, और अगर उसको बढ़ा देते हैं रिज़र्व रिक्वायरमेंट को, यानी 15% कर देते हैं, तो वही जो कमर्शियल बैंक्स ने मार्केट के अंदर पैसा फेंकना होता है वो उनको अपने पास रखना पड़ता है। तो जो स्टेट बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए से रिज़र्व रिक्वायरमेंट के ज़रिए
भी एक फैक्टर है जो कि मनी सप्लाई को डिटरमिन करता है। और इस पे तीसरा जो फैक्टर इफ़ेक्ट है होता है। मनी सप्लाई का, वो इंटरेस्ट रेट है। यानी इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने से भी मनी सप्लाई बढ़ती या कम होती है। और नंबर 4 पे जो फैक्टर है वो एमपीएस है, एमपीसी है, एमपीआई है। यानी पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से या किसी भी नेशनल कैलामिटीज़ की वजह से बाज़ सेविंग्स का ट्रेंड बढ़ जाता है, या कंजम्पशन का ट्रेंड बढ़ जाता है, या इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बढ़ जाता है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर के तौर पर काम करता है मनी सप्लाई में। फिर डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी सेंट्रल बैंक है जो कि एक्सोजेनिसली काम करती है। यानी वो खुद से जो विद आउटसाइड ऑफ द मॉडल जाके, यानी सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि इंडिजिनसली, यानी इसको हम इंडिजिनस अप्रोच भी बोलते हैं, कि वो इंडोजिनसली, यानी अगर हमारी जो मार्केट है उसके अंदर ही अगर कोई ऐसी बढ़ोतरी आती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एमपीएस, एमपीआई और एमपीसी की, तो उस तरीके से जो अगर मनी कंट्रोल डिटर्मिन होता है, मनी का लेवल डिटर्मिन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिजिनस अप्रोच। और अगर स्टेट बैंक से हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सोजिनस अप्रोच। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी जो हम मनी डिमांड है, तो मनी डिमांड को पढ़ने के लिए हम तीन थ्योरीज को पढ़ेंगे और फिर फैक्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पीछे जो हमने ऊपर किया है उसमें मनी सप्लाई के लिए हमने सोर्सेज देखे और उसके जो डिटर्मिनेंट्स देखे और उसके फैक्टर देखे। तो इसी तरह से यहाँ पे मनी डिमांड की जो तीन थ्योरीज पढ़ेंगे और उसके फैक्टर्स देखेंगे ना, और उसके बाद अपने इक्विलिब्रियम की तरफ मूव ऑन चले जाएंगे। तो इसके लिए जो तीन थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले जो है वो फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। फिशर जो है चूँकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का था, तो इसलिए मैंने इसको क्लासिकल थ्योरी का नाम भी दे दिया है, क्लासिकल थ्योरी फॉर क्यूटीएम, मैंने ये इसको नाम दिया है अभी। और ये जो है एम मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वाई की होता है। यानी यहाँ पे अगर हम पी को एक साइड पे ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एम वी अपर वाई रह जाएगा। और प्राइस लेवल इज़ प्रोपोर्शनल टू एम स्टॉक, इसका मतलब होगा ये वी इज़ फिक्स्ड। वी फिक्स क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेट बैंक की तरफ से फॉर द टाइम बिंग फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे अगर वी को फिक्स कर दिया जाए तो फिर एम इक्वल टू, एम को लेफ्ट साइड साइड पे ले जाए, तो फिर जो एम है वो पी मल्टीप्लाई बाय वाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर वाई भी फिक्स है। वाई फिक्स क्यों है? ये हमें पीछे यहाँ पे इन्होंने स्टार बना के हिंट दिया हो, तो फिर पीछे मैंने जाकर खोल के चैप्टर 5 पढ़ा, उस पर जो पेज 87 है, जो फिशर की बुक है हमारे पास, उसके अंदर ये है कि द क्लासिकल एग्रीगेट का वर्टिकल होने का मतलब है कि लेबर मार्केट में तवाज़न है, और प्राइस का जो भी हो जाएगी आउटपुट सेम ही रहेगी, क्योंकि उसमें लेबर मार्केट में तवाज़न है ना, इक्विलिब्रियम है इसलिए। चुनाचे एम इक्वल टू पी का मतलब है कि जितनी भी मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी इतनी ही कीमतें बढ़ती जाएंगी। मनी डिमांड के फैक्टर्स में आई, वाई और पी, ये फैक्टर्स हैं। और इन फैक्टर्स के अलावा मनी डिमांड के फैक्टर्स अभी हम पढ़ें, और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो वेल्थ है, रिस्क है, लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट है, पेमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलास्टिसिटी ऑफ मनी है, डिमांड फॉर इनकम और इंटरेस्ट है। तो ये फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांडेड हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मनी डिमांडेड की जो दूसरी थ्योरी है वो केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड है। केन्स चूँकि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का था, तो इसलिए मैंने न्यू क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का भी नाम दिया है यहाँ पे। और इसके अंदर टू इम्प्लीकेशंस हैं। यानी पहले ये है कि रियल मनी जो है उसको, रियल मनी डिमांड जो है उसको प्राइस के साथ डिवाइड किया जाता है, जो एम डी इज इक्वल टू एम और पी। यानी ये रियल मनी जो है वो नॉमिनल मनी से डिफरेंट होगी। और दूसरी इम्प्लीकेशन जो है वो इसकी ये है कि चेंज इन नॉमिनल मनी, सिंपल मनी यहाँ इसको बोलेंगे, एमडी नहीं बोलेंगे, सिंपल मनी, तो चेंज इन मनी इज़ इक्वल टू चेंज इन प्राइस, कि जो भी मनी सप्लाई की में चेंज आएगी डायरेक्टली वो प्राइसेस को अफेक्ट करेगी और प्राइसेस ऊपर बढ़ जाएंगी या कम हो जाएगी। यहाँ आई और वाई फिक्स है। यही बात पिछली थ्योरी में भी हुई थी, यही बात अगली थ्योरी में भी होगी, जो तीसरी इसी की मनी डिमांड की थ्योरी है। और आज का इक्विलिब्रियम भी इसी पॉइंट पे हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो थ्री मोटिव्स ऑफ मनी डिमांडेड है। इसमें जो पहला है वो ट्रांजैक्शन मोटिव है। ट्रांजैक्शन मोटिव जो है मनी डिमांड का, उसके थ्री डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी टी सी, वाई और आई। टी सी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट से मुराद है कि अगर एक दफ़ा बैंक से सारी तनख्वाह निकलवाने के लिए महीने भर की आप महीने में बैंक का 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ पे चक्कर लगाने की जो आपकी कॉस्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका इनके साथ ताल्लुक होता है कि आप कितनी दफ़ा चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए तसव्वुर करते हैं, जो नीचे इक्वेशन बनाई गई है, कि हम 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं, यानी क्योंकि बैंक में जो पैसे पड़े रहते हैं उस पर हमें फिर प्रॉफिट भी मिलना होता है। तो उसकी मुनासबत से अगर देखा जाए
तो मनी डिमांड का वाई के साथ मुस्बत जबकि आई के साथ मनफी रिश्ता है। जितनी इनकम बढ़ती है इतनी मनी डिमांड नहीं बढ़ती, बल्कि इससे आधी बढ़ती है। ये हमारी assumption है यहाँ पे कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है इतनी एमडी कम नहीं होती बल्कि उसके आधी होती है, क्योंकि नीचे जो स्क्वायर रूट लिया गया ना वो इसी आधे के कंसेप्ट के साथ लिया गया। इसकी वजह अभी थोड़ी देर बाद हम लैग्स के साथ रीजंस के तहत पढ़ेंगे। नीचे क्या हेडिंग होगी क्योंकि आधी क्यों बढ़ती है, तो नीचे जो लैग्स की हेडिंग है उसके अंदर इसकी वजाहत होगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि एम डी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई टी सी प्लस वन ओवर आई मल्टीप्लाई बाई वाई ओवर टू एन। या फिर वाई ओवर टू एन का जो कंसेप्ट है वही है कि जो हमारी टोटल इनकम है उसको उसको दो दफ़ा हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाने के लिए दो दफ़ा जाते हैं। और यहाँ पर टीसी के साथ जो है मल्टीप्लाई किया गया है, वही कंसेप्ट है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कितने नंबर ऑफ़ टाइम के साथ उसका कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेमोल टोबिन फार्मूला आता है वो है एम पी इज़ इक्वल टू टी सी मल्टीप्लाई बाई वाई ओवर टू वाई अंडर रूट। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एमडी है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुराद है कि अगर मनी डिमांड कैश के अंदर ना की जाती तो फिर इसकी जो परचेजिंग थी किसी फिज़िकल एसेट्स पे होती, और फिज़िकल एसेट्स पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न होता। या फिर अगर बैंक में होती तो बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ इसको लिंक करते हुए आपके पास कुछ प्रॉफिट अर्न हो सकता था। और यहाँ पर जो अंडर रूट लिया गया है वो उसका मतलब यही है कि आपकी जितनी इनकम बढ़ती है उतनी मनी डिमांड नहीं बढ़ती बल्कि उससे हाफ बढ़ती है। बल्कि इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है वो आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन यहाँ स्लाइड उसकी मौजूद नहीं। लेकिन उसमें यही है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है वो हाफ होती है और शॉर्ट टाइम के अंदर, और फिर लॉन्ग टाइम के अंदर वो टेंड करती है वन की तरफ। और इसी तरह से जो इलास्टिसिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ होती है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, बट इन द लॉन्ग टाइम पीरियड दैट टेंड टूवर्ड्स ज़ीरो। यानी जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लेकिन लोगों ने जो मनी डिमांड करनी है वो उसके मुताबिक मनी डिमांड करते ही चले जाएंगे। तो ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है। इसके बाद दो जो हेडिंग्स हैं वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कि इंडियन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड के अंडर। उसमें जो पहली है वो हेडिंग है लैग्स की, और दूसरी जो है प्रॉपर्टीज़ की है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों लैग्स ही आ रही हैं। टू रीजंस ऑफ लैग एडजस्टमेंट पहली हेडिंग है और दूसरी भी टू रीजंस ऑफ लैग एडजस्टमेंट। यहाँ पे बेसिकली जो ऊपर वाली हेडिंग है वो टू रीजंस ऑफ लैग एडजस्टमेंट है और दूसरी जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मनी डिमांड है। तो टू रीजंस ऑफ लैग एडजस्टमेंट जो है, जैसे कि मैंने ऊपर गुजारिश की थी कि उसमें यह है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो लोग समझते हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग हुआ है, और अभी वेट करते हैं कि जब फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट होगा तो उसके मुताबिक वो बिहेव करेंगे। तो इसकी वजह से यूँ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक मनी डिमांड उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसमें टाइम लैग आ जाता है। और दूसरी जो रीज़न है वो इनकम की है। यानी इनकम हैज़ टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटी टू बी कंज्यूम्ड। यदि किसी की इनकम बढ़ती है तो उसी वक्त उसकी मनी डिमांड नहीं बढ़ जाती, बल्कि उसके लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ उसको फाइंड करनी पड़ती है। जब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड हो जाती है तो उसके बाद फिर मनी डिमांड बढ़ती है। हमने यहाँ शॉर्ट रन के अंदर वो हाफ के तौर पर बढ़ती है कि इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 100 रुपीज़ इनकम देयर वुड बी 50 रुपीज़ इंक्रीज इन मनी डिमांडेड इन द शॉर्ट रन। बट इन दी लॉन्ग रन हमने कहा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है वो यूनिटी के बराबर होती है। यानी इन द लॉन्ग रन इफ़ देयर वुड बी 100 रुपीज़ इंक्रीज इन इनकम देयर वुड बी एग्जैक्टली 100 रुपीज़ इंक्रीज इन द मनी डिमांडेड। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मनी डिमांडेड की वो ये हैं कि एम ओवर पी यानी जो रियल मनी डिमांड है वो नेगेटिव है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और ये जो मनी डिमांड है ये पॉजिटिव है विद इनकम के साथ, जो कि ऊपर भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो तीसरी इसमें मनी इल्यूजन है, मनी इल्यूजन है कि एम इज इक्वल टू पी, यानी नो मनी इल्यूजन। मनी डिमांड इज़ डिमांडेड फॉर रियल बैलेंसेस। यानी जितनी मनी डिमांड बढ़ेगी उतनी मनी डिमांड की जो चौथी प्रॉपर्टी है केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ वाई एंड आई ऑफ शॉर्ट रन is less than 3 times than that of elasticity of y and I of long run। यानी यहाँ पे 3 times की हमने बात की है। एक्चुअली इसके ऊपर हमने हाफ की बात की थी, और उसी हाफ की वजह से हमने स्केयर रूट भी लिया था, जहाँ पे हमने कहा था कि एम पी इजकल टू टी सी ज़ीरो वाई ओवर टू आई उसका स्केयर रूट। तो स्केयर रूट जो वो हाफ की वजह से लिया था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो शॉर्ट रन की इलास्टिसिटी है बेशक वाई की हो या आई की हो वो 3 times लेसन होती है देन दी लॉन्ग रन। बस इसके बाद हम सिर्फ एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के डिटर्मिनेंट के बारे में क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। और उसको पढ़ने के बाद फिर हम डायरेक्टली
अपने इक्विलिब्रियम लेवल की तरफ चले जाएंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाते हुए बर्नानकी कहता है कि मनी डिमांड इनकम के प्रोपोर्शन होती है, यानी कि यहाँ कोफिशेंट है और कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी मुस्तकिल है। और वेलोसिटी मुश्किल क्यों है? क्योंकि एसवीपी की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कुछ अर्से के लिए कांस्टेंट कर दिया जाता है, इसलिए एम डी इजक्वल टू पी इजक्वल टू के वाई, के यहाँ पे कांस्टेंट है। जबकि हमें पता है कि एम डी पर पी इज़ अ फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू एल इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई आर प्लस इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पर जो पाई का साइन नज़र आया आपको, इन्फ्लेशन रेट के लिए इसको यूज़ किया गया है। और जो आर प्लस इन्फ्लेशन है वो चूँकि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आई के बराबर होता है, तो हम कहेंगे एम टी इजक्वल टू पी इज इक्वल टू एल वाई एंड आई। और आई भी यहाँ पे फिक्स है क्योंकि वही बात के स्टेट बैंक की तरफ से इसको फिक्स किया जाता है कुछ अर्से के लिए। तो फिर डायरेक्टली एम टी और पी इज इक्वल टू एल वाई, यानी जो रियल मनी डिमांड है वो डिपेंड उसका अनुसार वाई पे है एज़ पर बर्नानकी थ्योरी। अब हम जब इसकी मनी डिमांड और मनी सप्लाई के इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्मॉल एम डी से मुराद यहाँ पे मनी डिमांड ऑफ इंडिविजुअल है, जबकि स्मॉल एन एम डी से मुराद नॉन मनी डिमांड इंडिविजुअल की है, जबकि कैपिटल एम से मुराद मनी मार्केट सप्लाई है, जबकि कैपिटल एन एम से मुराद नॉन मनी मार्केट की सप्लाई है। चुनाचे एम प्लस एन एम कैपिटल में जब लिखते हैं कि एम प्लस एन एम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर सप्लाई साइड होगी, इज इक्वल टू एम डी प्लस एन एम डी, यानी जो मार्केट की डिमांड है, तो मार्केट की सप्लाई के बराबर जो मार्केट की डिमांड होती है, यहाँ पे एम डी माइनस एम इज इक्वल टू ज़ीरो। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन भी है। अगर एम डी माइनस एम पॉजिटिव होगा तो एक्सेस डिमांड होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो लेस डिमांड फॉर मनी होगी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन वही होगी जो हम पहले पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि P इक्वल टू एम ओवर एल इंटू वाई आई, यानी एल इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई एंड आई। तो जो प्राइस लेवल है वो डायरेक्टली मनी के प्रोपोर्शन होगा, यानी मनी सप्लाई मार्केट के अंदर प्राइस की प्रोपोर्शन होती है। और आज की तमाम डिस्कशन का मकसद भी यही था कि मनी सप्लाई के ज़रिए ऐसा प्राइस लेवल सेट करना जहाँ पर एम डी इज इक्वल टू एम एस हो जाए। और ये हमारा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि जिसके लिए हमने फैक्टर्स पढ़े, जैसे अभी पीछे बर्नानकी की थ्योरी आप देख रहे थे, तो उसके साथ जो हमारी बर्नानकी की बुक है उसमें फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड जो बताए गए हैं वो वही हैं जो कि हमने पहले पीछे भी डिस्कस किए थे, फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड। यही उसमें सबसे पहले जो रियल फैक्टर्स हैं वो तो वाई आई और प्राइस लेवल है, और उसके अलावा दूसरे तमाम फैक्टर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक तवज्जो मरकूज़ रखी। मैं आपके तमाम सवालात के लिए ना सिर्फ आज बल्कि बाद में भी हाज़िर हूँ। इन स्लाइड्स को, इस प्रेजेंटेशन को हमारा जो मेन व्हाट्सएप ग्रुप है मैक्रो क्लास का, उसके अंदर शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इसको रिपीटेडली सुन सकें। और हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर इन्हीं चीज़ों को दोबारा से डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसको सुन करके आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो हमारी जूम क्लास जो होगी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को जिस तरीके से हमने मनी डिमांड और मनी सप्लाई के फैक्टर्स वगैरह डिटर्मिनेंट्स को पढ़ के इन दोनों को इक्वल करके ऐसा प्राइस लेवल सेट किया है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी हो, और वहाँ पे मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई भी हो रही हो। तो इन चीज़ों में से जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको मोस्ट वेलकम। लेकिन इस स्लाइड्स को देखने के बाद आप काइंडली रिपीटेडली फिर क्वेश्चन रेज कीजिएगा। शुक्रिया। चैप्टर के आखिर पर दी गई एक्सरसाइज को हल करके हम अपने कंसेप्ट को ना सिर्फ वाज़ेह कर सकते हैं बल्कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और कम्प्रीहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करना ज़रूरी है, जिसमें हमें यकीन रिस्पेक्टेड टीचर की भी मदद चाहिए होगी और हमें आपस में कंबाइन स्टडी की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्हीं एनालिटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करके ही हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हम वाकई इस चैप्टर को समझ गए हैं और इनके इसके अंदर जो भी कंसेप्ट है उसको समझ गए हैं। क्योंकि वही उम्मीद है टीचर्स की तरफ से जो कम्प्रीहेंसिव सेट होगा या हमारा जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होगा या फाइनल एग्ज़ाम्स होगा
वो ज़्यादातर जो हमारे चैप्टर्स के एंड पे एनालिटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई हैं, या तो उन्हीं में से होगा या फिर डेफ़िनेटली उसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस उनको सॉल्व करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला उनको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके लिए शेयर कर दूँगा। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया और मेरे साथ रहे, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करें, और आप भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, ताकि अल्लाह ताला भी आपके लिए इसी तरीके से आसानियाँ पैदा करते रहें। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको बहुत खुश रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।